हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में सौरभ अपनी बीवी पाखी के साथ रहा करता था। पाखी के ससुराल में उसकी सास लीला, ससुर वीरेंद्र, बापूजी गोपीचंद, ननद डिम्पल और नंदोई भावेश रहते थे। भावेश का कोई अपना नहीं होता और इसीलिए वो अपनी बीवी के मायके में ही रहता था। पाखी ने बहुत मेहनत करके अपना रेस्टोरेंट खोला होता है जिसका नाम कृष्णा होता है। उसकी ओपनिंग होती है और रेस्टोरेंट शुरुआत से ही अच्छी कमाई हो रही थी। जहां पाखी के रेस्टोरेंट से सौरभ और गोपीचंद बहुत खुश थे, वहीं उसके सास ससुर वीरेंद्र, लीला और ननद नंदोई डिम्पल, भावेश बहुत जल रहे थे। माँ जी, पापा जी, आप लोग क्यों नहीं आए रेस्टोरेंट को देखने अब तक? अभी तो 1 हफ्ता हो भी गया है। डिम्पल दीदी, नंदोई जी, आप दोनों भी नहीं आए। हम क्यों आए तुम्हारे रेस्टोरेंट में? कोई ताजमहल नहीं बनाया है तुमने, सिर्फ एक मामूली सा रेस्टोरेंट ही तो खोला है, इसीलिए ज्यादा उड़ो मत। और वैसे भी बापूजी ने आकर तेरे रेस्टोरेंट को आशीर्वाद दे दिया है ना, तो अब हमारी क्या जरूरत। तू उड़, बस उड़ती रह। यहाँ तेरे ससुराल में आग लग जाए तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीला बहू, शांति रखो। पाखी, चलो हम बाजार से रेस्टोरेंट के लिए लगने वाला सारा सामान ले आते हैं। सौरभ और पाखी वहां से चले जाते हैं। मेरे सौरभ को तो इसने जोरू का गुलाम ही समझ रखा है। जब देखो तब उसका ही काम करता रहता है, खुद का काम धाम बाजू में रखकर। हाँ। लीला, वीरेंद्र, डिम्पल और भावेश ये चारों भी स्वभाव से बहुत खड़ूस और जल कुकड़े किस्म के लोग होते हैं। एक दिन प्लेन क्रैश में सौरभ की मौत हो जाती है, जिसके बाद बेचारी पाखी विधवा हो जाती है। तभी घर पर कदम रखते ही लीला हाथ में कैंची लेकर खड़ी होती है और डिम्पल के हाथ में सफेद साड़ी होती है। जरूर इस लड़की की कुंडली में कोई दोष होगा जिसके कारण हमारे सौरभ की मौत हो गई है। अब जब ये विधवा हो ही गई है तो इसे हर वो रस्म करनी होगी जो एक विधवा करती है, अपने मृत पति के आत्मा की शांति के लिए। हाँ, और अगर तुमने वो सब नहीं किया तो तुम्हें स्वयं भगवान भी माफ नहीं करेगा। चल चल, जल्दी से ये सफेद वस्त्र पहन ले और उसके बाद तेरा सिर मुंडवाना होगा। तू गंजी होकर दर दर भटक कर भिक्षा मांगेगी और आश्रम जाकर रहेगी। तुझे अपना रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ छोड़ना होगा। ये सब सुनकर पाखी हैरान हो जाती है। क्या? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? लीला, ये सब दकियानूसी बातें हैं। पाखी बहू ये सब नहीं करेगी। बापूजी, आप तो चुप ही रहिए। ओ हीरोइन, ये ले जल्दी से ही सफेद साड़ी पहन ले। नहीं, मैं ये सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी और ना ही अपने बाल मुंडवाकर दर दर भटक कर भीख मांगूंगी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपनी मेहनत से कमा सकती हूँ, तो मैं लोगों से भीख क्यों मांगू? जब पत्नी जाने के बाद एक पति खुलेआम अपने उसूलों से जी सकता है, तो एक पत्नी क्यों नहीं जी सकती? ये सब करने से सौरभ वापस आने वाले हैं क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? पाखी उस सफेद साड़ी को जलते हुए अलाव में फेंकती है। मैं एक विधवा हूं, लेकिन मैं ये सारी रस्में नहीं करूंगी। पाखी! बिल्कुल सही कह रही है पाखी। लीला बहू, अब जमाना बदल गया है, जमाने के साथ अपनी सोच को भी बदलो ना जरा। बाबूजी, लेकिन पाखी अब एक विधवा बन चुकी है। उसके लिए साज श्रृंगार ये सब करना पाप है। उसकी जिंदगी अब बेरंग हो चुकी है। किसने तय किया ये? किसने तय किया ये कि मेरी जिंदगी बेरंग हो चुकी है? मैं अपनी जिंदगी से रंगों को कभी अलग नहीं होने दूंगी और हमेशा अपने पति की आत्मा की शांति के लिए पूजा करती रहूंगी। आप लोग कोई नहीं होते हो मुझ पर इन रस्मों के नाम पर अत्याचार करने वाले। समझ गए आप? बहुत कैंची की तरह जुबान चलने लगी है ना इसकी। निकल, तू अभी निकल यहाँ से, निकल। हाँ हाँ, निकाल दे इस पनौती विधवा को। लीला और डिम्पल दोनों पाखी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और गोपीचंद भी उन्हें रोक नहीं पाता। जैसे ही पाखी घर से बाहर निकलती है, तभी मंदिर का दिया अचानक से बुझ जाता है और पूरे घर की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, ये अंधेरा! ये तो केवल शुरुआत है लीला बहू। घर के लक्ष्मी को नाराज करके घर से बाहर निकालोगी तो उजाला अंधेरे में बदलेगा ही ना। सच कहूं तो पाखी पनौती नहीं थी, बल्कि उसके जाने के बाद अब इस घर में पनौती आई है।
पाखी अपने मायके जाकर अपनी मां सुलोचना के साथ रहने लगती है। वो अपने रेस्टोरेंट के काम पर फोकस करती है और सौरभ की आत्मा को शांति मिले इसीलिए रोज उसके लिए प्रार्थना करती है। गोपीचंद पाखी के मायके में आकर उससे मिलता है। पाखी की बढ़ती तरक्की देखकर उसके सास ससुर और ननद नंदोई और भी ज्यादा जलने लगते हैं। इसीलिए वो चारों एक षड्यंत्र रचते हैं। भावेश और वीरेंद्र रात के अंधेरे में जाकर पाखी के रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द रॉकेल डालकर वहां आग लगाते हैं और अगली सुबह जब पाखी अपने रेस्टोरेंट के पास पहुंचती है तभी उसका रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। पाखी बुरी तरह टूट जाती है। संभाल अपने आप को बिटिया, बस 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 बिटिया। माँ, मेरा रेस्टोरेंट इतनी मेहनत से मैंने जिसे बनाया था वो एक पल में जलकर राख हो गया। पाखी का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वहीं उसके ससुराल में वीरेंद्र, लीला, डिम्पल, भावेश बहुत खुश होते हैं और गोपीचंद उन्हें खुशियां मनाते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि ये सब उन्होंने ही किया है। वो पाखी के मायके में जाता है। पाखी, तुम चिंता मत करो। मेरे चचेरे भाई का बांस का खेत है। तुम उसमें से बांस तोड़कर उसका व्यापार करो, उसी से तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन बापूजी। नहीं पाखी, मना मत करना। पाखी गोपीचंद के साथ उस खेत के पास जाती है जहां पर वो कई सारे बांस देखती है और उसे उन्हें देखकर एक सुझाव आता है। अरे वाह बापूजी, मुझे इन बांस को देखकर एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आया है। क्यों ना मैं एक बांस का रेस्टोरेंट बनाऊं? वैसे भी आजकल बांस का व्यापार बहुत मुश्किल से होता है। हाँ पाखी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। तुम बांस का रेस्टोरेंट बनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है बेटा। पाखी बांस की लकड़ियों से बांस का रेस्टोरेंट बनाती है और उसका बांस का रेस्टोरेंट कुछ ही दिनों में अच्छे से चल पड़ता है। वो खूब पैसे कमाने लगती है, लेकिन वहाँ उसके ससुराल वालों पर आर्थिक समस्या आ जाती है जिसके कारण उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। माँ, बहुत दिन हो गए हैं, बापूजी आए ही नहीं। क्यों ना मैं ही वहां जाकर उनसे मिल लूं? हाँ बिटिया, जा। पाखी जब अपने ससुराल में जाती है तभी उस घर का मालिक उन सभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहा होता है। तभी उन सभी को पाखी नीचे गिरने से बचा लेती है। ये क्या बदतमीजी है? घर मालिक हो, भगवान नहीं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले अपने ससुराल वालों को देख लो। पिछले 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया है। वो भावेश और मेरी नौकरी छूट गई है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है पाखी बहू। तो फिर आप मुझे कह देते ना पापा जी। बापूजी, आप भी नहीं आए मेरे पास। वो बेटा, मैंने सोचा कि तू अपने काम में व्यस्त होगी, इसलिए तुझे क्यों परेशान करना। आप लोग मेरे अपने हो और अपनों के लिए मैं आंधी तूफान में भी आऊंगी। पाखी वो घर खाली करवाकर अपने ससुराल वालों को एक नए घर में रहने के लिए भेज देती है और वो उन सभी को संभालने लगती है। ये देख वीरेंद्र, लीला, डिम्पल और भावेश को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो चारों पाखी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहने लगता है। जीवनपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक समोसे वाला रहता था। उदय का समोसा पूरे गांव में सबसे सस्ता समोसा था। उदय अपने समोसे को बाकी दामों के मुताबिक बहुत ही कम दाम में बेचता था। समोसे ले लो, समोसे खस्तेदार, कुरकुरे और चटपटे समोसे, इतने सस्ते के यकीन नहीं हो पाएगा। समोसे ले लो, समोसे, समोसे ले लो, समोसे। अरे वाह वाह, जहाँ पूरे गांव में 10 रुपए का एक समोसा मिलता है, वहीं यहाँ पर 5 रुपए का एक समोसा मिलता है। बहुत खूब उदय भाई, हमें तो आपके यहाँ का समोसा ही खाने। अरे हाँ हाँ, अरे जहाँ हम 10 रुपए में एक समोसा खा लेते हैं, वहीं अगर उस 10 रुपए में हमें 2 समोसे मिल जाए तो हम क्यों छोड़े इस सुनहरे अवसर को भैया। धन्यवाद भाइयों, 10 के 2 मिल रहे हैं तो क्यों ना 20 के 4 खा लिए जाए। ये लो, 4 खाओ। उदय अपने ग्राहकों को सस्ते दाम में समोसे बेचता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही भयानक असलियत छुपी हुई थी। उदय अपने समोसे को एक्सपायरी डेट्स वाले पदार्थों से बनाया करता था। वो एक्सपायर डेट वाला सस्ता मैदा, गांव की दूषित नदी का गंदा पानी, एक्सपायर डेट वाला तेल और सारे गंदे पदार्थों को मिलाकर समोसे बनाता। बेचारे गांव वाले, उन्हें तो खबर भी नहीं कि मैं इन समोसे को कैसे बनाता हूँ। बड़े आए सस्ते दाम में खाने वाले।
अरे सस्ते दाम में खाओगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा। हाँ, मुझे क्या, मेरी तो हर दिन दिवाली है इस नुस्खे से। तभी उदय के पिताजी शंकर कहते हैं, अरे उदय बेटा, क्यों पूरे गांव की जान लेने के पीछे तुला हुआ है? क्यों लालच में आकर सबकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। इसके बारे में अगर किसी को पता चला तो तुझे कोई छोड़ेगा नहीं, फिर सड़ते रहना जेल की सलाखों के पीछे। अरे बापू, आप क्यों लोड ले रहे हो? आप चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अभी वक्त है इन समोसे में नमक मिलाने का। हाँ, लेकिन नमक तो महंगा आता है। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। क्रूर उदय अपने बदन के पसीने को निचोड़ के समोसे के मसाले में मिलाता है। अब मेरे नमकीन पसीने से इस समोसे के स्वाद में और भी 4 चांद लग जाएंगे। अच्छी, मेरा बेटा लालच में इतना बेशरम बन जाएगा, मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। उदय पिता शंकर की एक नहीं सुनता और बस अपनी ही मनमानी करते हुए बाजार में वो हानिकारक समोसे बेचा करता और बेचारे गांव वाले सस्ते दाम के आकर्षण में उदय के इस जानलेवा चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और रोजाना ढेरों समोसे खाते हैं। ले लो भाई, ले लो, ताजा ताजा मस्त मस्त समोसे ले लो। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। लेकिन उन दूषित समोसों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया होता है। धीरे धीरे गांव में हर एक गांव वाले की तबीयत खराब होने लगती है और ऐसे ही कुछ ही दिनों में आधा गांव बीमार पड़ जाता है। गांव का एक ही हॉस्पिटल होता है तो वहां का डॉक्टर ये कहता है, आधा गांव बीमार पड़ चुका है, सबको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बुजुर्ग लोगों को हार्ट की बीमारी भी हुई है। ये सब कुछ कॉन्टेमिनेटेड, कुछ दूषित खाने की वजह से हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ की जान बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये सब उन समोसों को खाने के बाद ही हुआ है। हाँ, मेरे घर में भी मेरी बीवी बच्चों की हालत बहुत खराब हो गई है। ये सब उस कमीने उदय समोसे वाले की वजह से ही हुआ है। चलो उसे अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं। सभी गांववासी एक साथ मिलकर उदय के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर पर पत्थर फेंकते हैं और खूब चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन उदय को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो मस्त मजे से सो रहा होता है। फिर एक दिन गलती से शंकर उस समोसे के मसाले को सब्जी समझकर रोटी के साथ खा लेता है और उसकी भी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है। अरे उदय, उदय बेटा, उदय, मुझे अस्पताल ले चल उदय बेटा, उदय। हाँ पापा, क्या क्या हुआ है आपको? पापा, पापा चलिए, मैं अभी ले चलता हूँ आपको। आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। उदय शंकर को हॉस्पिटल ले जाता है और कुछ देर के बाद उदय को डॉक्टर बताते हैं कि उदय, तुम्हारे पिताजी कोमा में जा चुके हैं। क्या? हाँ, हम और हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस आपकी दुआएं और प्रार्थनाएं काम कर सकती हैं। उदय बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल से सीधा गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान, मैं मानता हूं कि मैंने लालच के प्रकोप में आकर बहुत सारी गलतियां की हैं। आधा गांव मेरी वजह से ही बीमार हो चुका है। लेकिन आज मैं आपके पास अपने पापों की, अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दीजिए भगवान। मेरे बापू वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी जान बचा लीजिए भगवान जी। मैं आपसे उनकी जान की भीख मांगता हूं। उदय मंदिर जाकर भगवान के सामने उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और अपने पिता की जान बच जाए इसकी विनती भी करता है। उदय गांव के मेले में जाकर सभी गांव वालों से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और हाथ जोड़कर सबसे कहता है, मैंने आप सबके साथ जो कुछ भी किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे? तो जैसे हैवानों को हम आखिरी मौका दे दें? रुक जा, अभी तो तुझे कानून देखेगी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करते हैं इसकी। चलो गांव वासियों। हाँ हाँ, चलो चलो। नहीं,
ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। मेरे बापू कोमा में है, मुझे अपनी गलती का सबक मिल चुका है। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। मैं ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से समोसे बेचूंगा, एकदम स्वस्थ और एकदम ताज़ा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मुझे आखिरी मौका दे दो, बस एक आखिरी मौका। उदय गांववासियों के सामने बिलक बिलक कर रोता है और वो शंकर के हालात को देखकर गंभीर चिंता में होता है। ये देख गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और एक आखिरी मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं। अरे घबराओ मत उदय, शंकर काका को कुछ नहीं होगा और वो सही सलामत हो जाएंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं उदय, रो मत। शंकर काका की तबीयत फिर से चंगी हो जाएगी। पूरा गांव एक साथ मिलकर शंकर के लिए प्रार्थना करता है और अगले 12 घंटों के बाद शंकर कोमा से बाहर आ जाता है और अब एकदम सही सलामत हो जाता है। उदय अपने पिता से मिलकर बहुत रोता है और तभी शंकर कहता है, क्यों, अब समझ आया मोल अपनों को खोने का? जो तू सबके साथ कर रहा था वो तेरे साथ ही हुआ। हाँ बापू, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत गलत था जो आपकी चेतावनी को टालता गया। मुझे माफ कर दो बापू। लेकिन मैं अब से बिना किसी लालच के समोसा बेचूंगा। मैंने सभी गांववासियों से माफी भी मांग ली है। अरे चलो, अच्छी बात है। सेहज पके से मीठा होए, देर से ही सही, लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने आई। उदय अब पूरी ईमानदारी और लगन से समोसे बेचने लगता है और इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता है कि सभी गांव वालों को उसके हाथ के बने समोसे बहुत पसंद आते हैं। वाह वाह, देखो उदय, बिना किसी लालच के तुमने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं। अरे वाकई में लालच एक बहुत ही बुरी बला है। हाँ बिरजू भैया, इस हादसे से मैंने एक सबक सीख लिया है। चाहे कितने भी गलत काम और जुगाड़ करके पैसे कमा लो, वो पैसा हमेशा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छे फल ही देगा। और इस तरह लालची उदय अब लालच करना छोड़ देता है और खुशी से और परिश्रम करके समोसे बेचता है और खूब तरक्की भी करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।